हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेवा में। आज आप देखेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि जो समतल पृष्ठ होता है उस पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। जैसे ये एक समतल पृष्ठ है और इस पर प्रकाश क्या कर रही है, आ रही है, पड़ रही है, और इसी पर क्या होता है परावर्तन। उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। और प्रकाश जो होती है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, बल्कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाश की वजह से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, अपनी आँखों से देख लेते हैं। अच्छा, अब कोई आपसे ये कह सकता है कि प्रकाश जो होती है किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमें दिखाई देती है। तो कैसे होता है कि जब कोई वस्तु है उस पर लाइट आकर के क्या हो रही है, जैसे यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है और ये प्रकाश आके इस पर पड़ती है और ये प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आँखों पर, ठीक है, हमारी आँखों पर क्या होता है, ये पड़ता है, तब जाके हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो वही लिखा गया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, देखिए जब प्रकाश जो होती है वो क्या करे, किसी वस्तु पर पड़ रही है तो वह परावर्तित होकर के हमारे आँखों तक पहुँचता है। ठीक है, जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है जब प्रकाश उस पर पड़ती है और वो प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे आँखों पर आकर के पड़ती है, तभी जाकर के हमें वस्तु दिखाई देती है। अब है प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, प्रकाश जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रकाश के दो स्रोत माने जाते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा का जो होता है यानी कि कृत्रिम स्रोत। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा क्या है, कृत्रिम स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और तारे हैं, ये प्रकृति के रूप से चमकते हैं। इनके पास क्या है, अपना एक ऊर्जा है, लाइट है, जिसके वजह से वो चमकते हैं। और कृत्रिम मतलब जो मानव बनाते हैं वो कृत्रिम हो जाते हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या होते हैं, कृत्रिम हमारे स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं आधार पे, प्राकृतिक और कृत्रिम के आधार पे जो प्रकाश के स्रोत हैं इनको दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो दो भागों में बांटा, तो पहला क्या लिखा, दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोला गया, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, ल्यूमिनस सोर्स है। क्या है, ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब दीप्त, उसके पास अपनी खुद की क्या रहे, दीप्त रहे, ल्यूमिनस रहे, सोर्स रहे, वो मतलब स्रोत रहे खुद का। यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं क्या करें, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, ये कहलाने लगते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहले ही बता दिए कि जिसके पास अपना स्वयं का क्या रहे, ऊर्जा रहे, प्रकाश रहे, वही होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब, ये क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अब आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास अपनी स्वयं की क्या रहे, प्रकाश न हो और स्वयं प्रकाश उत्पन्न न कर सकें, ऐसे स्रोत को क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं। लिखेंगे कैसे, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। जैसे आप शीशा ले लिए, शीशा के पास कोई लाइट तो होती नहीं है, शीशा आप ले लिए, शीशा जो उस पर क्या लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सामने प्रकाश देता है, तो वो अदीप्त है, वो क्या करता है, परावर्तित करके प्रकाश दे रहा है। तो इसी तरीके से आप चाँद भी देखिए, चाँद की कोई अपनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, सूर्य पर
सूर्य और तारों के वजह से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के चमकता है। ठीक ना। अब है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या क्या चीज़ होते हैं। सबसे चीज़ है प्रकाश के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये जानिए कि प्रकाश के गुण कौन कौन से चीज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला गुण आप ये कहिए कि पहला कह सकते हैं कोई भी, पहला ये कह सकते हैं प्रकाश जो होती है वो क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य होती है, और वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो होता है उसके उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये चीज़ पहला हो गया। दूसरा का हमारा ये है कि प्रकाश जो है वो क्या करती है एक सीधी रेखा में गति करती है। ठीक। तीसरा नंबर आता है प्रकाश के संचरण के लिए, यानी कि प्रकाश के चलने के लिए। संचरण मतलब यहाँ चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश बस वैसे ही अपना चल देती है। ठीक। अच्छा, चलती कैसे है, प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, चलती है। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होती है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। दूसरा है अगला है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में क्या करती है, गुजर जाती है। जो भी पारदर्शी माध्यम होता है प्रकाश उसमें क्या होती है, गमन कर जाती है। जैसे पानी हो गया, ठीक है, सादा कांच हो गया, उसमें क्या करेगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, प्रकाश जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अब है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब या तो वो वायु रहे या फिर क्या रहे, गैस रहे, मतलब वायु रहे नहीं। ठीक है, या तो वायु हो या फिर वायु ना हो, वो निर्वात का कंडीशन है। और उसी को ही प्रकाश की चाल को आइडियल आदर्श माना जाता है, जो 3×10 पर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल को ये आइडियल माना गया है। यही है निर्वात के कंडीशन में, यानी हर जगह प्रकाश की चाल को यही मानेंगे। दूसरी चीज़ अब है प्रकाश जो होती है, यानी दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश में आती है उसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक चीज़ जानिए कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन तक प्रकाश की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ये आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में प्रकाश की चाल और प्रकाश की दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं और प्रकाश के गुण क्या है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे। चलिए देखिए, अब है हमारा प्रकाशिक माध्यम। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाशिक माध्यम यानी कि प्रकाश जो होगा जिन माध्यमों से क्या करेगा, गुजरेगा, उसी को ही क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक माध्यम। यानी कि प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अच्छा, अब प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजरता है उसको 3 वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक, जिसमें आपका पहला आता है कि पारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, तो होता है कि ऐसा भाग जिनमें प्रकाश की जो माध्यम होगा वो ज़्यादातर उस माध्यम में प्रकाश क्या करेगी, गुजर जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाग उस माध्यम से प्रकाश चली जाएगी। उसी को ही बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। यानी कि जिन माध्यम से प्रकाश की अधिक भाग गुजर जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। उसी को न बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि तो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आर पार दिख रहा है। यानी कि जिन माध्यम से प्रकाश की अधिक भाग गुजर जाता है
वही क्या कहलाएगा, पारदर्शक माध्यम कहलाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि कांच हो गया, ठीक है, आर पार दिखता है तो वो हो जाएगा। दूसरा हमारा वायु है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पारदर्शक माध्यम हो जाते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें पारभाषक माध्यम, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारभाषक, इसमें शब्द ही आता है भाषक, मतलब कि जिन माध्यम में प्रकाश की क्या है, जिन माध्यम में प्रकाश का कुछ ही भाग क्या करता है, पार कर जाता है, गुजर जाता है, कुछ ही भाग, ज़्यादा भाग नहीं, कुछ भाग, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। यानी कि लिखेंगे कैसे, जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, केवल थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है, पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए शीशा है, शीशा घिस जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा ना। क्यों धुंधला दिखता है, क्योंकि प्रकाश जो होती है वो बहुत कम उससे पार कर पाती है, इसीलिए वो हमको धुंधला दिखता है। पानी देखिए, मान लीजिए दूषित पानी, गंदा पानी है, मट्टी मिला हुआ है उसमें, तो क्या दिखेगा सही से, साफ साफ नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो क्या हो जा रहा है, प्रकाश उस माध्यम से सही से गुजर नहीं पाते, यानी कुछ ही गुजर पाते हैं, जिसके वजह से हमको साफ दिखता नहीं है। मतलब दूषित जल हो गया और घिसा हुआ शीशा हो गया। अब हमारा आता है तीसरा नंबर, देखेंगे कि अपारदर्शक माध्यम, यानी कि पारदर्शक का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑपाक्यू मीडियम। ठीक, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग उससे गुजर ही नहीं पाएगा, कोई भी भाग गुजर नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इससे लाइट क्या करेगी, गुजर पाएगी, नहीं गुजर पाएगी। तो यानी कि प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक से लाइट, ठीक है, हार्ड मोटा प्लास्टिक है, बुक है, तो वो क्या करेगा, नहीं पार कर पाएगी लाइट। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अपारदर्शक माध्यम कहलाएंगे। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, उसी को ही अपाक्यू मीडियम यानी कि अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश किरण। ठीक, प्रकाश की किरण किसको बोलते हैं, यानी कि लाइट रेज किसे बोलते हैं। इसमें आता है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या होती है, गुजरती है। यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है, तब प्रकाश के पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश के पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में क्या करती है, गुजरती है, निगमन करती है, चलती है, तो प्रकाश के इस पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। अब प्रकाश की किरणें कई ठे चलती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों का यदि समूह है तो उसी को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश की पुंज कह दी जाती है। यानी कि प्रकाश की जब कई सारी समूह रहेंगी, किरणों का कई सारे समूह होंगे, तो वही क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाने लगेगा। प्रकाश पुंज का मतलब है कि प्रकाश किरणों का क्या होना चाहिए, समूह रहना चाहिए, उसी को ही हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, अब प्रकाश पुंज जो होती हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा होना, बीम मतलब होता है कि मतलब समूह एक तरह से, और ये लाइट का समूह क्या होना चाहिए, एक जगह कन्वर्ज होना चाहिए। उसका मतलब हो जाएगा कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर होकर के क्या करती हैं, आकर के मिलती हैं, वही क्या कहलाता है, उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि प्रकाश के मतलब जो किरणें हैं वो उन्हीं किरणों को प्रकाश के पुंज कहा जाता है, और एक जगह इकट्ठा हो रही हैं सारे किरणें। देखिए, ये एक किरण आ रही है, ये एक किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, ऐसे और भी किरण है
ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर करके आ करके मिलती हैं और इन्हीं को ही क्या कह दिया जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कह दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा ये अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है, चलिए अब देखिए हमारा अब है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जन का मतलब होता है कि क्या कर देना, कि अलग अलग, डाइवर्जन का मतलब कि अलग अलग निकाल देना, डाइवर्ज कर देना, बाहर कर देना, ठीक। यानी कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं, और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अच्छा, डाइवर्ज का मतलब समझिए कि कोई भी प्रकाश की, ये एक बिंदु है, अब यहाँ से क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, इधर निकल जाए, एक इधर निकल जाए और एक इधर निकल जाए, इधर भी निकल जाए। ऐसा लग रहा है कि सारी किरणें क्या हो रही हैं, इसी बिंदु से हो करके बाहर की तरफ निकल रही है, फैल रही है। डाइवर्ज हो रहा का मतलब ये बाहर की तरफ जो होती है वो सारे के सारे निकल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही बिंदु से सभी किरणें जा रही हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई, जैसे लगता है कि इसी बिंदु से सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकाश किरण के समूह को क्या बोल देते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कह देते हैं। अब इसी तरीके से आप अभी अभिसारी वाला देखे हैं, तो अभिसारी में जस्ट उल्टा था, कन्वर्ज हो रहा था, यानी कि सभी किरणें क्या हो रही हैं एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती थी, उनको अभिसारी आप करते थे। अपसारी जस्ट उसका अपोजिट है, सभी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत नजर आएंगी, तो ये अपसारी प्रकाश पुंज हो जाता है। अब हमारा अगला समस्त प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, जिसको आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में देखिए कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो क्या करें, सभी एक दूसरे के समांतर हैं और एक समूह में चल रही हैं, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, जब प्रकाश की समस्त या सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, ठीक है, और तीसरी ये जा रही है, और ये देखिए सारे क्या हैं, ये सभी जो होते हैं समांतर, क्या है, समांतर प्रकाश, सभी समांतर प्रकाश पुंज है। और ये जो है अभिसारी प्रकाश पुंज है, ये क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज है, ठीक है। ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया और ये अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया, ठीक है। ये है आपका। तो चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारा है क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन है, ये हमारा क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इसको प्रकाश का परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेगा लाइट का, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा, उसी को ही है। यानी कि जब प्रकाश जो होता है किसी चिकनी सतह पर क्या करती है, पड़ती है, तो वो ज़्यादातर क्या करता है, भाग को अपने सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस क्या कर देता है, भेज देता है। उसी को ही हम प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, नियत रहती है, यानी कि जिस चाल से आती है उसी चाल से वो परावर्तित भी हो जाती है। लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है, ठीक है, ये चिकनी है सतह है हमारा, पॉलिश किया हुआ है, और इस पर प्रकाश क्या कर रही है, आ रही है, तो वो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके, यहाँ से टकरा करके वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और इस घटना में प्रकाश की चाल नियत रहती है। अब आइए, ये जो आपकी सतह बना हुआ है यम और यम डैश, ये चिकना क्या है, सतह है। इसी को ही आप परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश क्या हो, परावर्तित होता है, वही क्या कहता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि यही पृष्ठ है यम और यम डैश, इसी पर ही प्रकाश की किरण आती है और इसी पर ही, इसी से टकरा करके वापस चली जाती है, तो इसी तल को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। दूसरा का है आपतित किरण, ठीक। तो आपतित किरण में क्या है कि जो किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, उसी किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे ए बी है, ए बी देखिए, ए बी आ रही है, ठीक है, तो ए बी जो आ रही है, ए और बी, ए बी जो आ रही है, यही वो क्या है, आपतित किरण है। यानी कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, यही क्या कहलाएगी, ए बी है, जो आकर के क्या हो रही है, इस बिंदु पे टकरा रही है, तो यही आपतित किरण हो गई। अब परावर्तित किरण में देखेंगे, यानी कि वह किरण जो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी बी और सी। बी क्या देखिए, ए बी आई तो आपतित किरण, और बी सी टकरा करके चली गई, तो उसी को ही परावर्तित किरण, जिसको बी सी कहा जाता है, ठीक है। इसे रटना नहीं है, ये बस समझने के लिए है कि तल पर आता है और जो आती है उसको आपतित किरण, और जो चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ पर, इसी पृष्ठ पर क्या करिए, ये जो एक मतलब जिस बिंदु पर आपतित होता है और उसी बिंदु पर टकरा करके जाती है, तो उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आती है उसी को ही क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है वह क्या कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। इसे आप कैपिटल बी से, यहाँ बी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारा अविलंब। अब अविलंब में क्या आता है कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है, अविलंब होती है। यानी कि जो आप इसे पिछला वाले में देखे हैं कि उसमें जो क्या हो रही थी, जो लाइट, ये जो तल था हमारा, जो तल है, चिकना तल है, पृष्ठ तल है जिसको बोला गया था, ये जो आपतित किरण हो रही थी, ये क्या हो रही है, आपतित किरण जो आपतन बिंदु है, इसी के ही लंबवत एक रेखा है जिसको आप यन बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। तो यही कर आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, यही आपतन बिंदु है, इसी के पृष्ठ के लंबवत जो हम लोग रेखाएं खींचते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा आपतन बिंदु अभिलंब कहलाता है, जिसको आप एन बी या बी एन कहते हैं। अब हमारा आता है कि आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण में क्या होता है कि अविलंब और ये कौन सा, आपतन किरण यानी आपतित किरण और ये अविलंब के बीच कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो इसको आप लिखेंगे आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा।
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये मान लीजिए ए है, तो यदि आप एंगल दिखाना चाहेंगे तो एंगल ए बी एन क्या हो जाएगी, आपतन कोण होगी, जिसे आप आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से परावर्तित वाला है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एंगल दिखाना रहे तो आप एंगल सी बी एन आप दिखाते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आ गया हमारा परावर्तन के प्रकार। क्या है, परावर्तन के प्रकार में परावर्तन के दो भागों में बांटा गया है। परावर्तन के प्रकार को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है कि नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, ठीक है, चिकने पृष्ठ से होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि ये जो हमारा तल होना चाहिए वो क्या करना, एकदम बराबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। और यानी कि एकदम एक दूसरे के तल का क्या होना चाहिए, ये तल एकदम बराबर। और जो प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वो जैसे आती हैं वैसे परावर्तित होती हैं। और सभी किरणें, परावर्तित किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है। तो इससे ये क्या होता है, परावर्तन एक नियमित होता है, एक ऐसे जा रहा है एक वैसे जा रहा है, और मतलब सब एक क्रम में ही, समांतर क्रम में रहते हैं। इसी को ही आप क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। और यही घटना नियमित परावर्तन कहलाएगा। सिंपल आप ये दिमाग में रखेंगे कि नियमित परावर्तन उसी को कहते हैं जब किसी एक समान तल या फिर ये चिकने तल पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद जो सभी परावर्तित किरणें होती हैं सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा है अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। इसी को ही आप इरेगुलर या डिस्फ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे प्लेन पर होता है तो उसका परावर्तन क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, मतलब इधर उधर होकर के जाता है। उसी को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए किसी प्लेन पर रहता है तो अब बाल गिरता है तो सीधा ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी खुरदुरे पर करते हैं तो बाल इधर उधर कट करके कोई उसका दिशा कोई फिक्स नहीं होता, कभी उधर कट के जाएगा कभी उधर कट के जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रकाश की किरण इस अनियमित प्लेन पर यानी खुरदुरे प्लेन पर आपको दिखा रहा है कि प्रकाश यहाँ क्या हो रही है, जब यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो इस तल पे आ रही है, जब इधर हो रहा है तो उस तल पे चला जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आके पड़ रहा है तो उस तरफ भाग जा रहा है, ठीक है। वैसे ही जब ये यहाँ पर आके पड़ रहा है तो वो ऐसे हो रहा है, मतलब कि इनका जो परावर्तन है वो अनियमित है, इधर उधर है, कोई फिक्स नहीं है। तो उसी को ही आप लिख रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण जो होता है परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और यही घटना विसरित या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा है परावर्तन के नियम, ठीक है। ये भी आपका परावर्तन के नियम भी क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो उसी परावर्तन के नियम 2 हैं। इन्हीं 2 नियमों के आधार पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो पहला नियम है इसका कि जो आपतित किरण है, प्रकाश की किरणें जो आप फिगर बना था
ये तल वाला जब आपका फिगर ये बना था यम और यम डैश, तो ये जो प्रकाश की आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब यन आप ये बनाए होंगे। यहाँ बी था, ए था, सी था, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तल के तीनों क्या है, किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, होते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वो तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं और समतलीय होते हैं। यही उसका क्या होता है, पहला नियम होता है। दूसरा का नियम कह रहे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा का नियम आते हैं कि दूसरा का नियम आसान है कि जिस कोण से आ रही है उसी कोण से ही क्या करेगी, जाएगी भी। यानी समान कोण से आएगी तो समान कोण से जाएगी। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका मतलब कोण आई बराबर कोण आर। इसी को ही आप लिखे थे कि एंगल ए बी एन, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, ए बी एन ये बराबर हो जाता है एंगल सी बी एन के। तो सी बी एन के यही ए बी एन जो है वो कोण आई है और यही सी बी एन कोण क्या है, आर है। इस तरीके से परावर्तन के दोनों नियम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। इमेज आप बहुत सुने होंगे, लोग नहीं कहते हैं इसका इमेज नहीं बन रहा है, हमारा इमेज ऐसा नहीं है। तो इमेज का मतलब है कि प्रतिबिंब, यानी कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है उस दर्पण में बनता है, उसकी आकृति उस दर्पण में बनती है, उसी को ही आप प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शीशा लिया, शीशे में लोग चेहरा देखते हैं ना, शीशे में आप चेहरा देखते हैं तो जो आपका जो आकृति है वही सेम आकृति उस दर्पण में पड़ती है, उसी को ही क्या कह दिया जाता है कि आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ रहा है। तो वही लिखा जाता है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी आकृति को आप क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसमें आप किसी भी वस्तु की जो फोटो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो निकाल सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की फ़ोटो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं जैसे जो प्रकाश की किरण जब चलती है तो एक किसी बिंदु पर की मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहीं पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो हमको वास्तविक नज़र आता है। लेकिन आभासी में जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो जो प्रतिबिंब होता है हमको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर बन रहा है, कोई एक बिंदु मिलता नहीं है, तो वही प्रतिबिंब आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो केवल ये कह सकते हैं कि आप उसे देख सकते हैं, उसका फ़ोटो नहीं निकाल सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके से आभासी हमारा हो जाता है। अब हमारा आता है दर्पण। ठीक है, दर्पण के बारे में आप जानते हैं, दर्पण का मतलब होता है कि शीशा ही है, मिरर, लेकिन अलग क्या हो जाता है कि दर्पण जो होता है ना वो उसके दूसरे साइड में क्या किया जाता है, रंग दिया जाता है ताकि प्रकाश का क्या हो सके, परावर्तन हो सके, तभी हमारा जा कर के बनता है दर्पण। ठीक है, आप घरेलू शीशा कोई भी लीजिए, घर का जो आईना होता है जो हम लोग देखते हैं, तो उसके आप कभी देखे हैं, उसको पीछे पलट के देखिए तो उसमें क्या किया रहता है, कलर किया रहता है।
वो कलर जो होता है वो क्या रहता है, वही पॉलिश किया रहता है, जिसको रेड ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है उसके पृष्ठ पर, तभी हमको शीशा दिखता है। कभी देखिए शीशा पुराना हो जाता है तो उसके पीछे का छूट जाता है तो शीशा आर पार दिखने लगता है। इसका मतलब कि वो दर्पण का जो गुण है वो क्या हो जाता है, वो पॉलिश हटने की वजह से वो दर्पण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप इसे लिखेंगे कि यदि किसी चिकने माध्यम के तल पर एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, यानी कि वो पॉलिश कर दिया जाए। किसकी पॉलिश, रेड ऑक्साइड की। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो शीशा होता है हमारा घरेलू शीशा जिसमें आप आईना देखते हैं, उसके पीछे किसका लेप लगाया जाता है, तो आप यही कहते हैं लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं, जिससे परावर्तक पृष्ठ हो जाता है और वही परावर्तक पृष्ठ बनने के बाद वो निकाय का क्या कहलाने लगता है, दर्पण कहलाने लगता है। ठीक, दर्पण भी दो तरह के इसको बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। क्या, समतल दर्पण, यानी कि मिरर, प्लेन मिरर। ऐसा मिरर जो हमारा क्या हो, एकदम प्लेन हो, सीधा हो, उसके एक साइड में क्या किया हो, बस वो क्या बोलते हैं पॉलिश किया हो, तो वो हमारा हो जाता है समतल दर्पण। यानी कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आपने क्या लिया, एक ये देखिए, एक आपने इधर दर्पण लिया, ठीक है, दर्पण नहीं कह सकते हैं, एक सीधा कांच लिया, शीशा लिया, इसके क्या करें, एक साइड में आपने कलई कर दिया, यानी किसका कलई किया, लाल ऑक्साइड का। ये ध्यान रहे, हमेशा याद होना चाहिए कि किसका कर रहे हैं, लाल ऑक्साइड का कर रहे हैं। तो ये जो है ये कलर कर देने से प्रकाश की किरणें वो कैसा बिहेव करने, ये तल जो है वो परावर्तन का बिहेव करेगा, तो प्रकाश की किरण आएगी और इधर क्या होगी, इधर से आएगी तो इधर ओके परावर्तित हो जाएगी। तो यही हमारा समतल दर्पण की तरफ से बिहेव करने लगता है। दूसरा आता है, एक तो समतल हो गया, अब समतल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, दूसरा गोल रहेगा, तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण, जिसे आप स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, सतह गोली हो, परावर्तक पृष्ठ का सतह क्या हो, गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, गोली दर्पण में आप रंगने के आधार पर है, यानी किस तरफ आप रंग रहे हैं। मान लीजिए आपने एक गोल सरफेस लिया, ठीक है, एक गोल लिया, यदि उसके आप बाहर के तरफ कलई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अंदर का वाला जो भाग होता है वो कैसा बिहेव करने लगता है, परावर्तक पृष्ठ के तरह से अंदर वाला बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, जिसके वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण कह दिया जाता है। ये क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। एक बार और देखिए, अवतल दर्पण में मान लीजिए आपने एक क्या लिया, एक कर्व का आकार के, यानी कर्व का आकार का एक दर्पण लिया, जिसके बाहरी पृष्ठ को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया गया, कलई कर दिया गया, तो ये हमारा अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा का आ जाता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि इसके ऐसा दर्पण जिसके अंदर के तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, कलई कर दें, तो ये हमारा उत्तल दर्पण की तरफ बिहेव करने लगा। यानी अंदर के जब पॉलिश करेंगे तो इसका बाहरी भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ की तरफ व्यवहार करने लगेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा, ये बाहर पे जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो टकरा करके चली जाती है और ये हमारा उत्तल दर्पण के तरह व्यवहार करने लगता है। इस तरीके से ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर जो होता है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है 1 शॉट का। और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये बेसिक है इसका प्रकाश का, इसे आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है।